नमस्कार स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस 400 प्लस। एक चैनल जो डेडिकेटेड है आपको सिविल सर्विसेज मेंस में ऑप्शनल मैथमेटिक्स की तैयारी कराने के लिए। और इसी तैयारी के अनुक्रम में हम सबसे पहले पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और पेपर 1 में भी अभी हम पढ़ रहे हैं लीनियर अलजेब्रा में भी वेक्टर स्पेस, जिसमें हमारा आज ये 10th लेसन है। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कॉलम स्पेस, रो स्पेस, 11 न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें से 4 क्वेश्चंस सिविल सर्विसेज से हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भट्टागर, अन अकेडमी एजुकेटर, और ये मेरा टेलीग्राम आईडी है और मैं एक वेबसाइट चलाता हूँ जो डेडिकेटेड है मैथमेटिक्स की तैयारी कराने के लिए, इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंक्लूडिंग 11th एंड 12th क्लास मैथमेटिक्स। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो एजेंडा है उसमें हम कॉलम स्पेस और रो स्पेस 2 थ्योरम करेंगे मतलब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा 2 थ्योरम को और इसका एप्लीकेशन मैं आपको समझाऊंगा। थ्योरम 5 4 हम पहले कर चुके हैं। थ्योरम 5, रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस ऑफ द सेम रो स्पेस, एंड थ्योरम 6, रो रिड्यूस्ड एचेलॉन मैट्रिसेस ऑफ द सेम रो स्पेस इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम नॉन जीरो रोज। ओके, 11 न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें से 4 जो हैं वो सिविल सर्विसेज मेंस में आए हुए हैं। एक 1982 का क्वेश्चन लेंगे, 1991, 2010 एंड 2011। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये 1991 का क्वेश्चन है। उस समय 20 मार्क्स का आता था क्योंकि पहला पेपर 300 नंबर का होता था और उसमें से कोई से भी 5 प्रश्न करने होते थे। तो लेट वी आर बी द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2/3 मैट्रिसेस, है ना। तो हमने जो हमारे सामने जो मैट्रिक्स का जो सेट है, ये जो वी आर है, ऑब्वियसली ये इस तरह से लिखा जा सकता है। ये एक बहुत सरल क्वेश्चन है। विद रियल एंट्रीज फाइंड ए बेसिस ऑफ वी आर। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ क्योंकि इसमें 2 रो और 3 कॉलम है। ओके, ठीक है, सिंपल इस तरह से लिख सकता हूं मैं सेट को। पॉइंट इज वेरी क्लियर, वेयर ऑल ए आई जे आर रियल। द पॉइंट इज वेरी क्लियर। ओके, अब हमें इसका बेसिस निकालना है। ठीक है, तो बेसिस निकालने के लिए ऑब्वियसली हमको इसकी पहले डायमेंशन पता होनी चाहिए। ठीक है ना, बड़ा सिंपल सी चीज़ है कि वेक्टर स्पेस की जितनी डायमेंशन है बेसिस वेक्टर्स उतने ही होंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसकी डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो अभी मैंने आपको पिछली क्लास में भी ये बताया था, अभी इससे पहले जो क्लास हुई थी यानी कि 9th क्लास, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये मैट्रिक्स 2/3 है तो हमारे पास जो इसकी डायमेंशन है वो 6 होगी। ओके, अब आप ये देखिए कि ये इस मैट्रिक्स को मैं हर हालत में ऐसे लिख सकता हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। A11 गुणा 1 0 0 0 0 0, ओके, प्लस A12 0 1 0 0 0 0, ओके, प्लस A13 0 0 1 0 0 0, प्लस A21 0 0 0 1 0 0, प्लस A22 ये वाला, इट इज 0 0 0 0 1 0, प्लस A23 0 0 0 0 0 1। क्लियर। अब ऑब्वियसली ये जो मैट्रिसेस बनाई मैंने, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये और ये आपस में, ये जो वेक्टर्स हैं, जो मैट्रिसेस से जो वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, वो आपस में हर हालत में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। और लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों हैं? क्योंकि ये वाली जो मैट्रिक्स है, इसको मैं फॉर एग्जांपल में E1 लिख देता हूं, और इसको मैं E1 लिख देता हूं, इसको मैं E2 लिख देता हूं, इसको मैं E3 लिख देता हूं, इसको E4 लिख देता हूं, इसको E5 लिख देता हूं, और मैं इसको E6 लिख देता हूं। ओके, अब हर हालत में E1 E2 का मल्टीपल नहीं है। वेरी सिंपल, क्योंकि यहां पर ये वाला एलिमेंट 1 है और यहां पर ये वाला एलिमेंट यानी कि 1 2 एलिमेंट 1 है। तो ये जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है, ये इसका कोई मल्टीपल नहीं है। सिमिलरली ये इसका मल्टीपल नहीं है। मतलब E1 E2 E3 E4 E5 E6 ये आपस में मल्टीपल्स नहीं है। इसका मतलब ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स नहीं है, वेक्टर्स इन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, है ना, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है।
ऑब्वियसली 6 इज द डायमेंशन ऑफ द सेट वी आर। हमको 6 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मिल गए हैं इस सेट के लिए, तो ऑब्वियसली जो 6 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं इनका सेट ऑब्वियसली बेसिस का फॉर्म करेगा। तो पॉइंट इज वेरी क्लियर। जो मेरे सामने जो बेसिस हुई वो हुई सेट E1, E2, E3, E4, E5, E6। ओके, तो आपको इसका भी उत्तर मिल गया। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द वी आर? ऑब्वियसली ये 6 हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं इन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, और यहां से भी इसकी जो डायमेंशन है वो 6 है, तो डायमेंशन तो हो गई इसकी 6। ठीक है, और ये हो गया इसका बेसिस सेट। अब सिर्फ पॉइंट ये है कि हम क्या इसको बेसिस के रूप में लिख सकते हैं? मैंने आपके सामने लिख ही रखा है, लेकिन अगर मैं लिखना भी चाहूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, इस वाले सेट को, इस वाले को, इसको यानी कि वी आर को, वी आर सेट को मैं हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, A11 E1 प्लस A12 E2 प्लस A13 E3 प्लस A14 E4 प्लस 21 A22 E5 प्लस A23 E6। दैट्स ऑल। तो क्वेश्चन इज कंप्लीट, और आपको अगर आपने 91 में पेपर अगर दे रहे होते तो आपको इसमें 20 में 20 मिलते। ओके, क्लियर? चलिए लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन फ्रॉम 2010 क्वेश्चन पेपर, 10 मार्क्स का है। इन द एन स्पेस, ये एक एन डायमेंशनल स्पेस है हमारे पास Rn। डिटरमाइन वेदर और नॉट दिस सेट E1 minus E2, E2 minus E3 and so on is linearly independent। ओके, पहली चीज जो समझने की है, जो क्वेश्चन में लिखी नहीं है, वो ये है कि जितने भी EI हैं ये सब स्टैंडर्ड बेसिस हैं इसके लिए। ठीक है, ये जो हमको वेक्टर स्पेस दिया गया है तो ये सब स्टैंडर्ड बेसिस हैं। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। ये मैं आपको पहले और दूसरी क्लास में समझा चुका हूँ। ओके, अब हम ये बात जानते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए शर्त क्या है। लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए शर्त ये है कि अगर हमारे पास n वेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल v1 v2 से लेके vn, हमारे पास n वेक्टर्स हैं और ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो ai वेयर i बराबर 1 to n, ये जो हमको जो रियल नंबर्स मिलेंगे इन ai के लिए a1 v1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 एंड सो ऑन AN VN, यदि ये 0 है तो, और ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो हर हालत में A1 A2 A2 A3 दिस शेल बी द ओनली सॉल्यूशन। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू आवर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में अगर ये लीनियरली, अगर चूंकि ये तो स्टैंडर्ड बेसिस है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो हर हालत में A1 E1 प्लस A2 E2 सो ऑन AN EN बराबर 0 इफ देन A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर AN बराबर 0। दिस इज द ओनली सोल्यूशन बिकॉज all EI are linearly independent। Okay, now we come to our question। इस क्वेश्चन में हमने ये माना कि for some xi where all xi are real numbers belonging to the set field, okay, we have x1 E1 minus E2 plus x2 E2 minus E3 so on xn minus 1 En minus 1 minus En plus xn En minus E1 equal to 0। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो ये जितने भी हमारे पास xi हैं ये सब 0 होने चाहिए। ओके, नाउ लेट अस सी। तो हमारे सामने E1 का जो कोफिशिएंट है वो है x1 माइनस xn प्लस E2 x2 और माइनस x1 सो ऑन En माइनस 1
obviously xn minus 1 minus n minus 2 and finally en xn minus xn minus 1 बराबर 0। तो हर हालत में x1 माइनस xn को हमको चेक करना है, इसके लिए x2 माइनस x1 को चेक करना है इसके लिए, एंड सो ऑन। मेरा काम यही दो से हो रहा है। तो हेयर वी हैव x1 इक्वल टू xn, वी हैव x1 इक्वल टू x2, तो ऑब्वियसली नॉन जीरो मीन्स हमको जो सोल्यूशन मिल रहा है इस लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए वो ऑल xi आर नॉट इक्वल टू जीरो, ये सोल्यूशन मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमको ये जो वेक्टर्स दिए गए हैं दे आर लीनियरली डिपेंडेंट बिकॉज क्यों? बिकॉज all xi are not equal to 0। प्रूव? ओके, क्लियर? ओके। अच्छा, यहाँ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी रह गई है वो ये है कि ये सब ऑब्वियसली जैसे x1 बराबर xn, अब आप ये कह सकते हैं कि 0 के बराबर भी हो सकता है ऑब्वियसली, लेकिन ये नॉन जीरो के बराबर भी हो सकता है। मैं इसको हर हालत में 5 लिख सकता हूँ, तो x1 बराबर 5, तो मैं इसको भी 5 लिख सकता हूँ। मेरे ख्याल से द पॉइंट इज वेरी क्लियर। मीन्स x1 x2 एंड सो ऑन की हम हर हालत में नॉन जीरो वैल्यूज भी ले सकते हैं। तो द मोमेंट वी टेक द नॉन जीरो वैल्यूज फॉर ऑल xi's, जो कॉफिशिएंट्स हैं ऑल e1 माइनस e2 या e2 माइनस e3 के, तो जैसे ही हम उनकी नॉन जीरो वैल्यूज लेते हैं, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ये इमीडिएटली एक लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर सेट हो जाता है, ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है ये जो सेट दिया गया वेक्टर्स का। ओके, द पॉइंट इज वेरी क्लियर। ओके, अब चूंकि मैंने ये बोला था कि हम वेक्टर स्पेस में या किसी भी चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं, हम 2 क्वेश्चन सिविल सर्विसेज परीक्षा से लेंगे। ओके, तो 2 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, और जो 2 क्वेश्चन हमने देखे हैं ये 1991 का है एक, और एक 2010 का है। ओके, और मैंने ये भी बोला था कि आपकी परीक्षा से पहले जो मेंस की परीक्षा आएगी सिविल सर्विसेज की, कोशिश ये होगी कि 2009 और 2009 के बाद जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सिविल सर्विसेज पेपर 1 में, खास तौर पे पहले पेपर 1 में, वो सारे आपको सॉल्व करा दिए जाएं। तो आज इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 2010 का एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे। ओके, okay, now let us see this 29th numerical, this 29th question in our overall course of vector space। write the vector v, ये हमको एक वेक्टर दिया गया है, ऑब्वियसली ये वेक्टर R3 में है, एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, और हमको ये 3 वेक्टर्स का एक सेट दिया गया है एज ए बेसिस, तो ये सेट ऑफ बेसिस है। ओके, पॉइंट इज क्लियर। ठीक, तो ये सरल सवाल है बहुत, तो हमको इसको 1 2 5 को एक लीनियर कॉम्बिनेशन इन तीनों का, यानी कि फॉर सम स्केलर्स a b c वी मस्ट हैव a e1 प्लस b e2 प्लस c e3। पॉइंट इज क्लियर। ओके, सो दिस इज a 1 1 1 प्लस b 1 2 3 प्लस c 2 minus 1 1 equal to 1 minus 2 5। okay, so comparing both the sides we have a plus b plus 2c equal to 1, a plus 2b minus c equal to minus 2, and a plus 3b plus c equal to 5। ओके, अब इसमें हम बहुत सिंपल जो हमारा जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हैं वो इसमें लगाएंगे। ओके, तो इसमें हम लगाएंगे R2 becomes R2 minus R1 and R3 becomes R3 minus R1। okay, so we have A plus B plus 2C equal to 1, 0 plus b minus 3c equal to minus 3, and ओके, ठीक। और इसके बाद हम इसमें R3 becomes R3 minus 2R2, so this becomes A plus B plus 2C equal to 1, so this is
b minus 3c equal to minus 3, and this is 5c equal to 10, or from here obviously c is equal to 2, so b is equal to minus 3 plus 6 equal to 3, and from here a is equal to 1 minus b minus 2c means 1 minus 3 minus 4, and this is minus 6. ओके एक चीज़ इसको समझने की और है जो बेसिकली यहीं से हमको मालूम चल गई थी इस जगह से, और वो ये है कि देयर इज ऑब्वियसली नो फ्री वेरिएबल, है ना, नो फ्री वेरिएबल, नंबर एक पॉइंट। ओके, नंबर 2, ये जो सिस्टम हमको मिला है, यानी कि ये वाला सिस्टम, और फाइनली ये जो सिस्टम हमको मिला है, दिस सिस्टम इज consistent obviously because we are getting solution. Number 2, and number 3, the most important thing, because there is no free variable, hence we are having unique solution। जो हमको चाहिए था कि हमको a b और c की हमको यूनिक सोल्यूशन मिलना चाहिए। सो दिस वे हमने इस वेक्टर को इसके फॉर्म में लिख दिया है, इस लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में, जिसमें a इज इक्वल टू ऑब्वियसली -6, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 2। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is our 30th question. Show that the vectors u, this and v is this and w generate R3, यानी थ्री डायमेंशनल स्पेस को जनरेट कर रहे हैं। अभी एक बहुत सरल है इसको प्रूव करना कि अगर ये देखिए, अगर लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग, कि अगर ये 3 वेक्टर्स किसी स्पेस को जनरेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये तीनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। Why? Because they are working as basis. पॉइंट इसके लिए तभी तो जनरेट कर रहे हैं, तो बेसिस की तरह से काम कर रहे हैं, तो दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब इसके 2-3 तरीके हैं करने के, मैं यहाँ पर 2 तरीके की बात करूँगा। सबसे पहले तो सिंपल तरीका कि अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इनमें से 2 का कॉम्बिनेशन जो है वो तीसरे के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है कहने का कि अगर मेरे पास 3 स्केलर्स हैं a b c, तो a u प्लस बी वी प्लस सी डब्ल्यू बराबर अगर 0 है तो इसका सोल्यूशन मुझे a बराबर b बराबर c बराबर 0 यदि मिलता है, तो ऑब्वियसली ये जो 3 वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। पॉइंट नंबर 1, आई मीन दिस इज वेरी सिंपल, इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ये तो एक तरीका हमारे पास ये है, ठीक। दूसरा तरीका हमारे पास ये है, दूसरा तरीका, और वो दूसरा तरीका बिल्कुल लगभग ऐसा ही है कि क्या हम किसी एक वेक्टर को, फॉर एग्जांपल इस स्पेस में हम क्या किसी एक वेक्टर को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में रख सकते हैं क्या? तो हमको वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, तो हमको इसमें कोई भी फ्री वेरिएबल नहीं मिलना चाहिए। ओके, ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। तो इसमें जब हम a, b और c की वैल्यू निकालेंगे तो हमको कोई भी वैल्यू इसमें फ्री वेरिएबल के रूप में नहीं मिलनी चाहिए, ठीक। ओके, ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा तरीका इसको सॉल्व करने का क्या है, वो मैं आपने जो 12th क्लास जो आपने मैट्रिसेस की तैयारी में पढ़ा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं रैंक। तो अगर इस सिस्टम का इन 3 वेक्टर से जो सिस्टम बन रहा है, हम जिसको मैट्रिसेस में लिखेंगे, अगर उसका रैंक 3 आ जाता है, रैंक इज 3, हम इसको एचलॉन फॉर्म में, रो रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में ले लेंगे, और अगर हमको उसका रैंक 3 मिल जाता है तो ऑब्वियसली ये वेक्टर्स जो हैं बेसिस के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक। 3 तरीके हैं, वेरी सिंपल। ओके, मैं ये वाला तरीका तो यहाँ नहीं कर रहा हूँ, ये वाला तरीका मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये 2 तरीके से इस क्वेश्चन को करता हूँ। तो पहले मैं इस तरीके से करता हूँ। ओके, तो 3 स्केलर्स है मेरे पास a b c, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a 1 2 3 प्लस b 0 1 2 प्लस c 0 0 1। अगर मेरे को a, b और c की वैल्यू 0 0 0 मिलती हैं, मीन्स दीज 3 वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, दे आर वर्किंग एज बेसिस एंड क्वेश्चन इज प्रूव्ड।
So this is very simple. So this is a प्लस 0b प्लस 0c इक्वल टू 0, और अब मुझे बाकी सब भी 0 मिलेंगे क्योंकि बिकॉज इट इज 2a प्लस b प्लस 0c इक्वल टू 0 मीन्स 2a इक्वल टू माइनस b मीन्स b इज 0, सिंपल. और सिमिलरली 3a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0, चूंकि a और b ऑलरेडी 0 हैं, इसका मतलब ये है कि c भी 0, तो मुझको a b और c तीनों 0 मिल गए हैं. इसका मतलब ये जो तीन वेक्टर्स हमको u v w दिए गए हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं एंड दे आर वर्किंग एज बेसिस फॉर द 3 डायमेंशनल स्पेस. ओके, तो एक तरीका हमारा ये हो गया, और अब इसको दूसरे तरीके से करते हैं, यानी कि इस तरीके से. ओके, सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ए बी सी. ओके, और ए बी सी वैक्टर को हमने कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है. किसका कॉम्बिनेशन? यू वी डब्ल्यू. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. तो मैं वेक्टर ए बी सी को फॉर 3 स्केलर्स एक्स वाई जेड में इस तरह से लिख सकता हूं. ओके, सो दिस इज ओके. And comparing both the sides, I have okay, and then I have and finally okay. अब इस इक्वेशन को, पहली वाली इक्वेशन को मैं लास्ट में लिखता हूँ क्योंकि मुझे इसमें सीधे सीधे x इक्वल टू ए मिल रहा है, तो इसको मैं लास्ट में लिखूंगा. तो अब जो मेरा जो इन 3 इक्वेशन का जो वर्जन होगा वो इस तरह से होगा. जस्ट अंडरस्टैंड द वे आई राइट इट डाउन. तो सबसे पहले x इक्वल टू ए, और ऑब्वियसली चूंकि मुझे x लास्ट में लिखना है तो मैं इसको 2x प्लस वाई को y प्लस 2x लिखूंगा. एंड फाइनली आई शैल राइट इट डाउन समथिंग लाइक दिस, z प्लस 2y प्लस 3x इक्वल टू c. पॉइंट इज क्लियर? ओके, अब ये हमारे सामने जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना है इट इज डेफिनेटली इन एचलॉन फॉर्म. ओके, क्योंकि इसके नीचे 0, आई मीन इसको मैं हर हालत में 0z लिख सकता हूँ, इसके नीचे 0 और इसके नीचे भी 0. ओके, तो मेरे पास ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ये अब एक एचलॉन फॉर्म में है. तो ऑब्वियसली इसका मतलब कि इसमें मेरे पास x equal to a, from here it is y equal to b minus 2x means b minus 2a, and from here z is equal to c minus 2y minus 3x, z is equal to c minus 2y, नीचे ले लेते हैं. ओके, सो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ z equal to c minus 2y minus 3x, thus z is equal to c minus 2y b minus 2a minus 3xa. Okay, so this is c minus 2b plus 4a minus 3a, z is equal to c minus 2b plus a. Okay, and this is a solution, means here is we have got z and this is x, this is y, so we have got a solution. Obviously this vector ABC is generated by u, v and w. Okay, proved. So this is our next question, 31st question. Find conditions on ABC so that this vector ABC of R cube belongs to the space generated by these 3 vectors, that is u, v and w. तो कंडीशन हमको निकालनी है कि ए बी सी इस स्पेस को बिलोंग कर सके, वो स्पेस जो इन तीनों से जनरेट हो रहा है. ओके, तो अगर ये इसको बिलोंग करेगा तो ऑब्वियसली ये वेक्टर हर हालत में इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकेगा. तो फॉर 3 स्केलर्स एक्स वाई जेड आई हैव ए बी सी बराबर एक्स ऑफ, मैं पहले एक्स यू इस तरह से लिख देता हूँ. Okay, so this is obviously x 210 plus y minus 12
plus z0 3 minus 4. Okay, so this is 2x plus y plus 0 equal to a. Then we have x minus y plus 3z equal to b, and finally 0x plus 2y minus 4z equal to c. ओके, अब ये जो R2 है, R2 को मैं 2 से गुणा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब मेरे सामने जो इक्वेशन ये 3 बनी, ये बनी 2x प्लस वाई बराबर a, 2x माइनस वाई, 2x माइनस 2y क्योंकि 2 से गुणा कर दिया, प्लस 6z बराबर 2b एंड 2y minus 4z बराबर c, and then I place this row operation. Okay, then this is 2x plus y बराबर a, और इसमें से क्या 0 माइनस 2y माइनस y माइनस 3y प्लस 6z बराबर 2 बराबर 2b माइनस a एंड 2y माइनस 4z बराबर c. ओके, अब मैं R2 को 2 से गुणा कर देता हूँ और R3 को 3 से गुणा कर देता हूँ. देन दिस इज 2x प्लस वाई बराबर a माइनस 6y प्लस 12 equal to 4b minus 2a, and this is 3c. Okay, and then I place this condition. R3 becomes R3 plus R2. तो मैं सिर्फ इन्हीं दो के बीच का रिलेशन लिखता हूँ, मतलब मैं सिर्फ इसको लिखता हूँ, बाकी लिखने की ऐसे ज़रूरत भी नहीं है. जोड़ दिया है तो ये हो गया है, मुझे सिर्फ इतना ही लिखना है, 3c प्लस 4b माइनस 2a इक्वल टू 0. ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन. तो ये कंडीशन की अगर पूर्ति होगी इन ए बी सी जो इसके कंपोनेंट हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं वेक्टर के, अगर इस कंडीशन की पूर्ति होगी तभी ऑब्वियसली ये इन 3 वेक्टर से जनरेट होगा. तो हमको हमेशा ध्यान रख लेना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में कि ये हमको जो 3 वेक्टर्स दिए गए यू वी डब्ल्यू, ये बेसिस नहीं है, ये सभी वेक्टर्स के लिए बेसिस नहीं है. ये इस वेक्टर ए बी सी के लिए तभी बेसिस का काम करेंगे जब इस कंडीशन की पूर्ति होगी. ओके, सो दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो दूसरा तरीका था. ओके, और फाइनली एक चीज़ समझते हैं, और कॉलम स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स ए. इसमें 2 चीज़ें हमको समझनी है बहुत क्विकली और बहुत आसान है. नंबर 1, द कॉलम स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स ए कंटेन्स ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए. ओके, अब अगर हमारे पास एक ही मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर की, तो इसके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उन सब से जो स्पेस बनेगा वो कॉलम स्पेस कहलाएगा. पॉइंट इज़ वेरी क्लियर. ओके, यानी ये पहला वाला जो कॉलम है इससे मैंने ये वेक्टर बनाया, ये दूसरा वाला जो कॉलम है ये वाला, इससे मैंने ये वेक्टर बनाया, तीसरे वाले कॉलम से मैंने ये वेक्टर बनाया, एंड सो ऑन, और ये मेरे पास एक ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया. ओके, तो इस तरह से हम x1 x2 और अप टू xn वैल्यूज़ चेंज करते हुए हम जितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं उन सब से जो स्पैन होगा, जनरेट होगा जो वेक्टर स्पेस, दैट विल बी कॉल्ड कॉलम स्पेस. ओके, दिस पॉइंट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें समझने की है, और वो ये है कि जो कॉलम स्पेस है ये RM का एक सब स्पेस होगा. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ RM? देखिए, ये हमारे सामने जो मैट्रिक्स थी, ये वाली जो मैट्रिक्स थी, ये हमारे सामने m/n मैट्रिक्स थी. ओके, तो इसमें द कॉलम स्पेस इज सब स्पेस ऑफ RM. ऑब्वियसली m नंबर ऑफ रोज है मैट्रिक्स A में. ओके, तो अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ. आप ये देखें कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स दी गई है, एक मैंने मैट्रिक्स ली है
ये वाली, ओके। और ये ऑब्वियसली मैट्रिक्स जो है ये 2/3 है। पॉइंट इज क्लियर। अब इससे जो मैं कॉलम वेक्टर्स बनाऊंगा वो कुछ इस तरह के होंगे, ठीक है ये। और ऑब्वियसली एक लीनियर कॉम्बिनेशन में बनेंगे जहाँ पर ए बी सी स्केलर्स हैं। मैं हर हालत में, मैं वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर हालत में मैं ए और बी के कंपैटिबल मान निकाल सकता हूँ, वैल्यू निकाल सकता हूँ, जिससे ये लीनियर कॉम्बिनेशन एस्टैब्लिश होगा। ओके, ये पॉइंट भी वेरी क्लियर हो गया। ओके, अब इसमें ये आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन कॉलम स्पेस का। ये मेरा, इससे ये ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है कि ये जो मेरा वेक्टर है ये वाला पहला ओ ए, ऑब्वियसली ये यहाँ से आ रहा है। ये जो ओ बी वेक्टर है ये यहाँ से आ रहा है। और ये जो ओ डी वेक्टर है ये ऑब्वियसली ये वाला वेक्टर है। मैं ए और बी की कंपेटेबल वैल्यू देकर हर हालत में मैं इसमें पैरेललोग्राम रूल लगा सकता हूँ। ओके, द पॉइंट इज़ वेरी क्लियर। अब ये मुझे मालूम है कि ये जो मैंने जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया है, ऑब्वियसली ये लीनियर कॉम्बिनेशन R2 है। इसको हम लोग कर चुके हैं, 2 डायमेंशनल स्पेस में बना हुआ है, प्लेन पर बना हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो मैट्रिक्स मेरे पास थी, ये जो 2x3 थी, ऑब्वियसली जो मेरे पास जो एक कॉलम स्पेस बन रहा है, इसकी जो डायमेंशन है कॉलम स्पेस की ये 2 है, ठीक है। अब आप अभी इसी क्लास में आप एक थ्योरम पढ़ेंगे, जो सब स्पेस होता है कोई भी किसी वेक्टर स्पेस V का, मैं आपको यहाँ लिख भी देता हूँ। वेक्टर स्पेस V का अगर कोई सब स्पेस है से W, then dimension of W is always less than or equal to dimension of V. पॉइंट इज क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं। ओके, अब इसका मतलब ये है कि ये जो मेरे पास जो मैट्रिक्स जो कॉलम स्पेस बन रहा था, ये ऑब्वियसली ये एक 2 डायमेंशनल स्पेस है। और यहाँ पर इस सब स्पेस की अपने आप में जो डायमेंशन है वो 2 है। ओके, यानी ये जो हमारे पास जो ये कॉलम स्पेस बना है, ये एक किसी वृहत्तर वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है। कौन सा वृहत्तर वेक्टर स्पेस? जिसकी डायमेंशन 2 है। ओके, द पॉइंट इज क्लियर। और हम इसको अभी पढ़ने जा रहे हैं कि एक सब स्पेस की जो डायमेंशन है, जो मैंने अभी आपके सामने लिखा है, वो उसका जो मास्टर वेक्टर स्पेस है उसकी डायमेंशन के बराबर होगी या छोटी होगी। ओके, तो मेरे ख्याल से वाला पॉइंट क्लियर हो गया आपको। एक इसमें मैं उदाहरण और लेने जा रहा हूं कि जिसमें मेरे पास इस बार ये मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इज ऑल्सो 2/3। ओके, और यहां पर जो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया है मैंने, वो ये रहा, वेरी सिंपल। ओके, और इसका जो ज्यामितीय व्याख्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, वो ये है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये हमारा ए वेक्टर है, ये वाला हमारा बी वेक्टर है, और ये वाला हमारा डी वेक्टर है। ओके, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लें, पिछली वाली क्लास में भी मैं, सो दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, मुझे यहाँ सी लिखना था, मैं डी लिख गया। ओके, सो दिस इज वेक्टर डी। ओके, और इसी तरह से यहाँ पर दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, एंड दिस इज वेक्टर डी। ओके, पॉइंट इज क्लियर, यानी कि ओ ए, ओ बी, ओ डी, ठीक। ओके, अब आप ये देखें कि इस से जो हमारा जो कॉलम स्पेस बना है उसकी डायमेंशन, चूंकि अब ये सिंगल लाइन है, उसकी डायमेंशन है 1। तो ये जो कॉलम स्पेस है, ऑब्वियसली अब ये एक सब स्पेस है। किस वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है? R2 का, क्योंकि ये किसी प्लेन पर बना हुआ है, तो ये R2 का सब स्पेस है। तो पॉइंट इज वेरी क्लियर। ओके, क्योंकि और R2 भी कैसे? क्योंकि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये 2/3 है। तो जो हमारा जो कॉलम स्पेस होता है, इट इज ऑलवेज ए सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस हैविंग डायमेंशन इक्वल टू m, वेयर m स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ रोज इन द मैट्रिक्स A। पॉइंट इज वेरी क्लियर। ओके, अभी हम इस पर आने वाले दिनों में कुछ और एग्जांपल्स भी लेंगे। अब ये आपको समझ में आ गया कि ये सिंगल डायमेंशनल है यहाँ पर, और ये 2 डायमेंशनल स्पेस का एक सब स्पेस है। ओके, अब हम बात करते हैं रो स्पेस की। तो रो स्पेस बहुत सरल है, इसमें बात वही है जब ये आपने पीछे समझी है कि रो स्पेस को बेसिकली हम, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है तो उसके ट्रांसपोज के कॉलम स्पेस के रूप में समझेंगे, और हम इसको लिखेंगे CAT, यानी कि कॉलम स्पेस के लिए C, लेकिन जो मैट्रिक्स है वो A ट्रांसपोज AT हो जाएगी। तो पॉइंट इज वेरी क्लियर, यानी कि अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स A है तो ये जो भी आप रो देख रहे हैं, ऑब्वियसली दैट स्टैंड एज ए कॉलम। ओके, द पॉइंट इज वेरी क्लियर, ठीक।
तो सेम बात मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो ये जो कॉलम स्पेस बन रहा है ये स्पैन होगा रोज से, इन रोज से स्पैन होगा, क्योंकि जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जितनी भी रोज हैं ये कॉलम में तब्दील हो जाएंगी। ओके। और दूसरी चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी है, जो मैं आपको आने वाली क्लास में पढ़ाने वाला हूँ, कि डायमेंशन ऑफ रो स्पेस अभी हमने पीछे देखा, और डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ये किसी भी मैट्रिक्स के लिए बराबर होती हैं। ओके, ये मैं भी आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा शायद। ओके, और फाइनली इसमें सिर्फ एक बात ये और बता दें कि रो स्पेस जो है वो सब स्पेस होगा आर एन का, ऑब्वियसली, क्योंकि ये मैट्रिक्स जब ये ट्रांसपोज होगी तो ये ए मैट्रिक्स एम गुणा एन थी, लेकिन ऑब्वियसली जो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी वो एन गुणा एम हो जाएगी। नाउ इससे जो कॉलम स्पेस बनेगा, क्योंकि अब ये जो रोज हैं ये कॉलम में बदल जाएंगी, इसलिए अब ये सब स्पेस होंगी आर एन का। ओके, द पॉइंट इज वेरी क्लियर। तो ये जो रो स्पेस बन रहा है और यहाँ जो कॉलम स्पेस बन रहा है, इन दोनों का जो डायमेंशन है वो बराबर होती हैं। ओके, एंड उसको हम पढ़ने वाले हैं 2-3 दिन में, 2-3 क्लासेस में। ओके, आने वाली क्लास में। ओके, चलिए। ओके, हम अब ये थ्योरम लेते हैं, थ्योरम 5। ये रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैव द सेम रो स्पेस। रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस हैं जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाकर बनाई गई हैं। ओके, तो यदि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, सपोज ए और ए में रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाकर हमको मैट्रिक्स बी बनाई है, तो इन दोनों का रो स्पेस सेम होगा। बड़ी सिंपल सी बात यह है, क्योंकि हमारे पास 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है। जो हमारे पास नंबर 1 है वो मेरे पास है कि मैं आर आई को आर जे में चेंज कर दूं, ith रो को जेथ रो में। दूसरा है मैं आर आई को सम के से गुणा कर दूं जहां पर के नॉन ज़ीरो है। ओके, और तीसरा है मेरे पास कि मैं आर आई में किसी दूसरी रो से आर जे का के टाइम्स जोड़ दूं। ओके, जहां पर के इज नॉट इक्वल टू 0। तो मुझे इनमें से कोई ऑपरेशन लगाकर बी मिला है, और बी में सेम यही ऑपरेशन लगाकर रिवर्स इंजीनियरिंग करके मेरे को ए मिल जाएगा। इसलिए ए और बी का जो रो स्पेसेस होंगे वो बराबर होंगे। ओके, ये जो पिछली थ्योरम है उसी का एक्सटेंशन है कि रो रिड्यूस एचलॉन मैट्रिसेस हैव द सेम रो स्पेस इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम नॉन जीरो रोज। मैट्रिक्स ए को रो रिड्यूस एचलॉन मैट्रिक्स में चेंज किया जो बी है, और सी को चेंज किया डी में। ओके, तो बी इसकी रो रिड्यूस एचलॉन मैट्रिक्स है, डी जो है वो सी की, बट बी इज इक्वल टू डी। यदि बी और डी बराबर हो जाते हैं तो ए और सी का जो रो स्पेस है वो दोनों का बराबर होगा। ओके, इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। शो दैट द सब स्पेसेस ऑफ R3 स्पेंड बाई 2 सेट्स ऑफ वेक्टर। एक ये सब स्पेस है, एक सब स्पेस ये है, आर आइडेंटिकल। मैंने मैट्रिक्स बनाकर रखी हुई हैं, तो अब मैं इनको रो रिड्यूस एचलॉन मैट्रिक्स के फॉर्म में लाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर मैं R2 को R1 में से माइनस करता हूँ, और यहाँ पर R2 को मैं 5R1 माइनस करता हूँ। ओके, तो मेरे सामने ये हो गया। ओके, और यहाँ हो गया 0, 2 पंजे 10, सो दिस इज -8। ओके, दिस इज 16। ओके, नाउ चूंकि मुझे एचलॉन फॉर्म में इसको लाना, रो रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में मुझे इसको लाना है, तो मैं अब ये जो क्वेश्चन हम लोग लेने जा रहे हैं ये 2011 का सवाल है, 2011 का क्वेश्चन है ये। शो दैट द सब स्पेसेस ऑफ R3 स्पैन बाय 2 सेट्स ऑफ वेक्टर। एक सेट ऑफ वेक्टर्स ये दिया गया है और ये दिया गया है। ओके, और ये प्रूव करना है कि इनकी जो डायमेंशन है दोनों सब स्पेसेस की वो बराबर है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो ये मैंने लिख लिए हैं वेक्टर्स। ये पहला वाला सब स्पेस के 2 वेक्टर्स हैं और ये दूसरे वाले सब स्पेस के 2 वेक्टर्स हैं। ओके, और अब मैं दोनों को रो रिड्यूस एचलॉन फॉर्म्स में लेकर आता हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला जो मैं रो इक्विवेलेंट ऑपरेशन लगाने जा वो है ओके, ये हो गया ओके, and this is reduced to 1 2 3 and okay,
अब यहाँ पर मैं लगाता हूँ पहली वाली मैट्रिक्स में माइनस से गुणा किया और यहाँ पर मैंने R2 में -1/8 से गुणा किया. So now this is okay and this is okay. अब यहाँ पर मैंने R1 को R1 माइनस R2 किया और यहाँ पर मैंने R1 को R1 माइनस 2R2 किया. Now this is 1 0 1 0 1 minus 2 and this is 1 0 1 0 1 minus 2. ओके, अब ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के. इसका मतलब ये है कि ये दोनों सब स्पेसेस जो हैं वो सेम हैं. ओके, पॉइंट, पहला पॉइंट. दूसरा ये था कि डायमेंशन निकालनी है. तो डायमेंशन सब स्पेस की होती है कि हमारे पास जब हम इसको रो रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में ले आते हैं तो नॉन जीरो रोज की संख्या आपको बताती है डायमेंशन ऑफ द सब स्पेस. तो ऑब्वियसली डायमेंशन है हमारे पास, डायमेंशन इज इक्वल टू 2. ओके, सो नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये एक लेट पी बी द प्लेन इन 3 डायमेंशनल स्पेस विद इक्वेशन दिस. ये हमको एक प्लेन दिया गया है 3D स्पेस में. ओके, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन क्यू थ्रू द ओरिजिन पैरेलल टू द पी. एनालिटिकल ज्योमेट्री का सवाल है तो बहुत सिंपल है. तो ऑब्वियसली थ्रू द ओरिजिन प्लेन पैरेलल टू दिस विल बी x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 0. ओके, तो ये वाला जो प्लेन है इसको हमने कहा Q और जो P प्लेन हमको दिया गया है वो है x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 6. ओके, अब जो क्वेश्चन हमारे लिए है आर पी एंड क्यू सब स्पेसेस ऑफ R3. P एब्सोल्युटली नॉट. देखते ही मतलब कैसे, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं. एब्सोल्युटली नॉट. क्योंकि इसमें जीरो वेक्टर नहीं है. मतलब किसी भी हालत में 0 प्लस 0 इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 6. हैंस जीरो वेक्टर डजंट बिलोंग टू, ये जो भी हमारे पास एक सब स्पेस है, फॉर एग्जांपल इसको मैंने W मान लिया तो ये 0 इसको बिलोंग नहीं करता है. W मैंने उस सब स्पेस को मान लिया जिसके ये कंडीशंस के साथ हमारे पास वेक्टर्स हैं. ओके, अब हम बात करते हैं Q वेक्टर की. Q ऑब्वियसली हमारे पास एक सब स्पेस है. मैं इसको बहुत क्विकली कर देता हूं, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं. तो हमने ये माना कि Q में हमारे मतलब उस सब स्पेस में जिसके वेक्टर्स इस कंडीशन को क्वालिफाई करते हैं, उस सब स्पेस में हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं. U जिसको मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल A1 B1 C1 और दूसरा ले लिया मैंने V जिसको मैंने लिख लिया A2 B2 और C2. ओके, अब मेरे को U प्लस KV निकालना है. दैट्स ऑल. अगर U प्लस, जहाँ पर K एक स्केलर है, K इज ए स्केलर. ओके, तो अगर U प्लस KV इस कंडीशन को क्वालिफाई करता है, इस कंडीशन को, तो ऑब्वियसली Q इज ए सब स्पेस. मतलब द वेक्टर जिसके लिए कंडीशन x प्लस 2y प्लस z बराबर 0 लगी हुई है, तो ये ऑब्वियसली एक सब स्पेस है. ओके, अब U प्लस के वी निकाल लेते हैं. तो ये U प्लस के वी की जो वैल्यू हुई वो हुई, मैं यहीं लिख देता हूँ. सो दिस इज A1 B1 C1 प्लस K A2 B2 C2 मीन्स A1 प्लस K A2 B1 प्लस K B2 C1 प्लस KC2. ओके, और अब इसमें कंडीशन लगाकर देखते हैं कि ये कंडीशन क्वालिफाई होती है कि नहीं, ये वाली कंडीशन. सो दिस इज A1 प्लस KA2 प्लस B1 प्लस KB2 प्लस C1 प्लस KC2. सो दिस बिकम्स A1 प्लस B1 प्लस C1 प्लस KA2 प्लस B2 प्लस C2. लेकिन हमें मालूम है कि हम जिस सब स्पेस की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली वो एक सबसेट है किस वेक्टर स्पेस का, जिसके ये 2 वेक्टर बिलोंग कर रहे हैं. तो हर हालत में ये कंडीशन इन दोनों पर क्वालिफाई होगी. ओके, मींस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, अर्थात ये कंडीशन U प्लस KV पर क्वालिफाई होती है. इसका मतलब ये है कि ये Q जो है वो सब स्पेस है R3 का. ओके, प्रूव, डन. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं.
डिस्क्राइब ए सब स्पेस ऑफ M दैट कंटेन्स मैट्रिक्स A 1 0, ये वाली मैट्रिक्स, ओके, एंड बट नॉट B। तो हमें एक सब स्पेस M का देना, तो सबसे पहले हम लोग M को डिफाइन कर दें। तो M हमको जो है एक वेक्टर स्पेस दिया गया है जिसके जो कंपोनेंट्स हैं वो A21 A22, ओके। और अब हमें इसका सब स्पेस निकालना है जिसमें ये तो हो लेकिन ये ना हो, ओके। तो इसका मैं डिफाइन कर देता हूं जो सब स्पेस है। पहला ए पार्ट, सब स्पेस ऑफ M क्वालिफाइंग दिस कंडीशन होगा BA, A is this where B is a non-zero scalar, okay। नंबर 2, if a subspace M contains A and B, must it contain I? Now I means yes, it must contain। why? क्योंकि अगर A और B में, इस सब स्पेस M में A और B मैट्रिक्स हैं, ये A और B दोनों, मतलब दोनों कंटेन की जा रही हैं A और B, तो ऑब्वियसली A प्लस सम KB शेल ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ दिस सब स्पेस। ऑब्वियसली सब स्पेस इसी तरह से स्टैब्लिश होता है, पिछले क्वेश्चन में मैंने किया है। तो मैं इस स्पेसिफिक केस में, इस क्वेश्चन के लिए, ओके, इस क्वेश्चन के लिए K को मैं -1 मानता हूं, देन आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A माइनस B। सो इट इज 1 0 0 0 0 minus 0 0 0 minus 1। obviously this is equal to means यूनिट मैट्रिक्स, ओके। थर्ड, ये हमारा B था, ये हमारा C, थर्ड पार्ट। डिस्क्राइब ए सब स्पेस ऑफ M दैट कंटेन्स नो नॉन जीरो, मतलब कोई भी नॉन जीरो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ जो डायगोनल है वो 0 0 होना चाहिए। ऑब्वियसली रिक्वायर्ड सब स्पेस इज ऑब्वियसली ए मैट्रिक्स ऑफ दिस फॉर्म, where A11 बराबर 0, A22 बराबर 0, मीन्स ऐसी सारी मैट्रिसेस 2x2 ऑर्डर की जिसमें मेन डायगोनल 0 0, मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो 0 0 हैं, ओके। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सिविल सर्विसेज 1982। तो थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो पहले मैं आपको इसको समझाता हूं और बाद में मैंने इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इसमें टाइप करके दिया हुआ है, ओके। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, ओके। तो इस क्वेश्चन में जो 1982 सिविल सर्विसेज का है, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस, और अगर इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है, ऑब्वियसली n इज ग्रेटर देन 0। दो चीज़ें हमको प्रूव करनी है। एनी सेट ऑफ n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इज द बेसिस ऑफ V, एंड V कैन नॉट बी जनरेटेड बाय फ्यूअर देन n वेक्टर्स। दोनों बातें इंटर रिलेटेड हैं। मैं इसमें आपको कुछ एडिशनल भी समझाऊंगा, कुछ मैं एग्जाम्पल्स भी मैं इसमें आपको दूंगा, और बाद में मैं आपको इस थ्योरम का एक, जो मैंने बोला है भी, एक फुल स्केच हम इसको कैसे लिखेंगे कुछ आंसर में, वो भी मैं आपको दूंगा, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वाले पॉइंट की। एनी सेट ऑफ n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इज ए बेसिस ऑफ V। बेसिस आप पहले पढ़ चुके हैं, मैं जस्ट रिमाइंड करा देता हूँ, आपको तुरंत याद आ जाएगा। शुरू की पहली या दूसरी क्लास में था कि जैसे फॉर एग्जांपल अब 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करें तो इसकी जो स्टैंडर्ड बेसिस है वो ऑब्वियसली वेक्टर I J K है ना, जिसको हम 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 लिखते हैं। आशय ये है कि 3 डायमेंशनल स्पेस का कोई भी वेक्टर इन 3 वेक्टर्स जो कि बेसिस वेक्टर्स हैं I J K, जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको दिखाए हुए हैं, इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में R3 का कोई भी वेक्टर लिखा जा सकता है, ओके।
तो ऑब्वियसली ये तीनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये तो मेरे ख्याल से आपको ध्यान आ गया होगा। इसमें आपको एक चीज़ मुझे और समझानी है आज इस क्वेश्चन को करने से पहले, और वो ये है कि बेसिस बेसिकली मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट है। मतलब फॉर एग्जांपल हम R3 की बात करें तो R3 में मैक्सिमल अगर हम देखिए R3 में हमारे पास इंडिपेंडेंट सेट 1 भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट सेट 2 भी हो सकते हैं वेक्टर्स के, और इंडिपेंडेंट 3 भी हो सकते हैं, और इंडिपेंडेंट सेट 4 हो सकते हैं या नहीं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट से आशय ये है कि अगर हम R3 की बात कर रहे हैं, R3 स्पेस की, तो हमको यहाँ पर अगर हम कोई भी लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स उठाएंगे तो मैक्सिमम नंबर हमको 3 मिलेंगे। ओके, अभी आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा i j के। और जैसे ही हम चौथा वेक्टर उठाएंगे, यानी कि जैसे ही हम 3+1 पे जाएंगे, इस थ्योरम का मैं भी आपको आगे कराने जा रहा हूँ, तो जैसे ही हम 3+1 पे जाएंगे तो ये जो 4 वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। ओके, तो ये अगर हम Rn पे इसको जनरलाइज कर दें तो ये बेसिकली Rn या किसी भी स्पेस के लिए, किसी भी n डायमेंशनल स्पेस के लिए मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट है। मतलब अगर इससे एक वेक्टर भी ज़्यादा बढ़ेगा तो ये जो सेट है ये डिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, एक बात, तो इसको अब हम और लार्जर नहीं कर सकते विदाउट लूजिंग इंडिपेंडेंस। अगर हमने n को n+1 कर दिया तो इमीडिएटली ये सेट जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। और अगर हम बेसिस की फिर से एक और दूसरे पैरामीटर पे बात करें तो ये मिनिमल स्पैनिंग सेट है। स्पैनिंग सेट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम R3 में एक वेक्टर v लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली v को मैं सम ai प्लस bj प्लस ck लिख सकता हूँ। i j के अभी आपने इसी उदाहरण में देखे, ठीक है ना, तो मैं लिख सकता हूँ। लेकिन हो सकता है कि मेरे पास कोई एक और वेक्टर हो जो ऑब्वियसली इन 3 के कॉम्बिनेशन से बन रहा हो। मैं उसको सम d i j के मैं एक इस तरह से लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस, है ना। ओके, अब ये सेट जो है ये डिपेंडेंट है क्योंकि ये 4 हो गए, 4 वेक्टर्स हो गए। लेकिन ये जो वेक्टर v है ये इन 4 से स्पैन हो रहा है। तो जब हम स्पैनिंग सेट की बात करते हैं, जब हम बेसिस की बात करते हैं स्पैनिंग के रेफरेंस में, तो इसका मतलब ये है कि बेसिस इज मिनिमल स्पैनिंग सेट। स्पैनिंग सेट में और भी वेक्टर जुड़ सकते हैं, तो ऑब्वियसली 3 के बाद हम जितने ज़्यादा वेक्टर जोड़ेंगे वो सब डिपेंडेंट होते जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होते जाएंगे। लेकिन मिनिमल स्पैनिंग सेट 3 है बेसिस बनाने के लिए। ओके, तो ये बेसिस इज ऑल्सो ए मिनिमल स्पैनिंग सेट, हेंस कैन नॉट बी मेड स्मॉलर विद स्टिल स्पैनिंग द स्पेस। यानी कि अगर मैं इसको 3 से कम कर दूं 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो फिर मैं किसी वेक्टर को स्पैन नहीं कर सकता। ओके, नाउ वी कम टू द पॉइंट, एनी सेट ऑफ n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इज द बेसिस ऑफ v। देखिए, हम एक सबसेट मानते हैं a v का इस तरह से, और हम ये मानते हैं कि सेट a में n वेक्टर्स हैं। ओके, इस क्वेश्चन को प्रूव करना बहुत सरल है, पहले वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। अब हमने ये माना कि जो n वेक्टर्स हैं ये नॉट ऑल आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। हमने ये माना कि ये n जो हैं वो सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब हमने इसका विपरीत माना, इसके उलट माना, ठीक है ना, तो हमें एक कंट्रडिक्शन मिलेगा। तो माना कि चूंकि नॉट ऑल आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसका मतलब ये कि इनमें से कोई एक वेक्टर बाकी n-1 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। ओके, द पॉइंट इज क्लियर। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें मेरे पास ये n वेक्टर्स हैं, इसमें तो इनमें कोई एक वेक्टर, फॉर एग्जांपल a1 ले लेता हूं मैं, तो a1 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, लीनियर कॉम्बिनेशन, वेयर स्मॉल a, स्मॉल a2, स्मॉल a3 एंड स्मॉल so on अप टू स्मॉल an, ये सब स्केलर्स हैं। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये सेट a, सबसेट a v का कोई भी सबसेट हो सकता है, इंक्लूडिंग सेट ऑफ बेसिस जिसमें हमारे पास n वेक्टर्स हैं, क्योंकि ये हमको दिया गया है, ठीक। बट चूंकि ये बेसिस वेक्टर्स, तो इसलिए ये बेसिस वेक्टर्स में ये नहीं हो सकता। ऑब्वियसली हम जो बेसिस वेक्टर्स हमारे पास होते हैं, अगर हमारे पास इसमें बेसिस वेक्टर हैं n में, सपोज बेसिस वेक्टर्स हैं हमारे पास u1 u2
अप टू un, ये हमने बेसिस वेक्टर्स माने। और अगर ये बेसिस वेक्टर्स हैं तो हर हालत में हमारे पास a1 u1 प्लस a2 u2 अप टू an un बराबर 0 में, तो ऑल ai मस्ट बी 0। लेकिन यहाँ ये चीज़ नहीं हो रही है। ओके, तो ऑब्वियसली अगर हम किसी भी सबसेट की बात करते हैं तो इसमें सेट ऑफ बेसिस भी शामिल हो जाएगा और फिर ये कंट्राडिक्शन होगा। इसलिए ये प्रूव हो गया कि एनी सेट ऑफ n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इज ए बेसिस ऑफ V। ओके, नाउ लेट अस टेक सेकंड पॉइंट, V कैन नॉट बी जनरेटेड बाय फीवर देन n वेक्टर्स। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ समझाने जा रहा हूँ। अगर मेरे पास एक n डायमेंशनल का कोई स्पेस है, n डायमेंशंस का Rn जिसको हम बोलते हैं, तो मेरे पास अगर ये Rn है तो ऑब्वियसली मैं इसको n+1 वेक्टर से भी मैं इसको जनरेट कर सकता हूँ। जनरेशन इज नॉट ए प्रॉब्लम, मैं इसको जनरेट कर सकता हूँ। ओके, n+1 वेक्टर से। ये अलग बात है कि n+1 वेक्टर्स जो होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, ठीक। और n से तो हो ही जाएंगे क्योंकि n तो बेसिस है, तो n नंबर ऑफ वेक्टर से तो ये जनरेट होगा ही होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली n डायमेंशनल स्पेस हर हालत में n या n से ज्यादा वेक्टर से जनरेट होगा, n से नीचे या n से कम वेक्टर से जनरेट नहीं होगा। ओके, अब मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं और वो एग्जाम्पल ये है कि मैं आपके सामने एक थ्री डायमेंशनल स्पेस लेने जा रहा हूं। मैं पहले इसमें 3 वेक्टर से जनरेट करूंगा, 3 वेक्टर से जनरेट करूंगा और फिर मैं इसको आपको 4 वेक्टर से जनरेट करके दिखाऊंगा। तो जनरेट हो जाएगा 4 वेक्टर से भी, लेकिन ऑब्वियसली जो 4 वेक्टर हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, लेकिन ये जनरेट कर रहे होंगे 3 डायमेंशनल स्पेस के एक वेक्टर को। तो ये एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि ये R3 का ये 3 हमारे पास ये बेसिस वेक्टर्स हैं जो स्पैन कर रहे हैं R3 को। मैं इसको देखने से लग रहा है, मतलब मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि ये तीनों वेक्टर जो हैं ऑब्वियसली आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। ओके, द पॉइंट इज क्लियर, ठीक। अब ये कैसे स्पैन कर रहे हैं कि अगर कोई वेक्टर एक्स वाई जेड है R3 में तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू दिस मच। तो ऑब्वियसली यूनिक तरीके से लिखा जा रहा है एक्स वाई जेड इस वेक्टर को, जो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इस लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के साथ ऑब्वियसली यूनिक है। ओके, क्लियर। यानी अगर मेरे पास एक्स वाई जेड की जगह में एक्स की जगह में 3 ले लूँ, वाई की जगह में 2 ले लूँ और जेड की जगह 1 ले लूँ, तो ऑब्वियसली इट इज़ 3 0 0 प्लस 0 2 0 प्लस 0 0 1। ये यूनिक वे है किसको, इसको एक्सप्रेस करने का। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 3 वेक्टर्स हमको दिए हुए हैं ये जनरेटिंग है R3 के लिए। ओके, पॉइंट इज क्लियर, और बेसिस भी है, ठीक। अब मैं आपके सामने एक दूसरा उदाहरण ले रहा हूँ जिसमें हमारे पास 4 वेक्टर्स होंगे, बल्कि एक 2 डायमेंशनल स्पेस का मैं आपके सामने उदाहरण लेता हूँ इस बार। तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर ये 3 वेक्टर्स दिए गए। देखिए, पहला वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तीसरा वेक्टर ये है। ऑब्वियसली तीनों वेक्टर्स 2 डायमेंशनल स्पेस के हैं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते क्योंकि ये 2 वेक्टर्स हैं। तो मैं इसको कर नहीं रहा हूँ, लेकिन आप इसको आराम से कर सकते हैं कि A11 प्लस B23 is always equal to some C of 1 2 where A B C are scalars। ये आप आराम से कर सकते हैं, इसको हम लोग पिछली अनेक क्लासेस से कर रहे हैं। ओके, अब मैं ये जो मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं इनसे मैं एक वेक्टर आपको जनरेट करके दिखाता हूँ। ओके, ये जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास n वेक्टर से ज़्यादा वेक्टर्स हैं, यानी कि हमारे केस में अगर ये 2 हैं डायमेंशन, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो 3 वेक्टर्स हैं भले ही आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हैं, लेकिन ये R2 के 2 डायमेंशनल स्पेस के वेक्टर को स्पैन या जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको देखिए करके दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने एक वेक्टर लिया से 3 4। अब 3 4 को मैं हर हालत में A of 1 1 यानी कि पहला वाला प्लस B of 2 3 B प्लस C of 1 2 लिख सकता हूँ। ओके, सो ऑन कंपेयरिंग बोथ द साइड्स ये मेरे पास हुआ A प्लस 2B प्लस C इक्वल टू 3 और A प्लस 3B प्लस 2C इक्वल टू 4। ओके, अब मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर देता हूँ। ओके, नाउ दिस कैन बी रिटन एज ओके
मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ इससे। ओके, तो अप्लाइंग R2 becomes R2 minus R1. So we have 1 2 1 0 1 1 बराबर R2 minus R1. So it is 3 1. Okay, so this is A plus 2B plus C equal to 3 and B plus C equal to 1. Point is clear? ओके, अब मैं इन दोनों को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ही प्राइमरी लेवल की चीज़ है। तो इनको सॉल्व करके मेरे को मिलेगा A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 1 एंड C इक्वल टू 0। ओके, बस आपको ये बताना था। अब ये नाउ क्वेश्चन इज कंप्लीट कि इस वेक्टर को जो हमको ये जो वेक्टर था 3 4, इसको हम यूनिकली A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 1 एंड C इक्वल टू 0 बिल्कुल इस तरह से लिख सकते हैं। तो पॉइंट ये है कहने का कि अगर हमारे पास वेक्टर एक वेक्टर स्पेस है n डायमेंशंस का, n है, तो हम हर हालत में इसको n+1 एंड मोर वेक्टर से हम इसको जनरेट कर सकते हैं। ओके, अब जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है, आपको प्रूव करना है v कैन नॉट बी जनरेटेड बाय फ्यूअर देन n वेक्टर्स। n+1 वेक्टर या n+2 वेक्टर से जनरेट होगा ही होगा, n से तो होगा ही, क्योंकि n तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, हम पहले वाले पार्ट में इसको कर चुके हैं। n से अगर कम वेक्टर्स हैं तो एक nth डायमेंशन का वेक्टर स्पेस जनरेट नहीं हो सकता, ये हमको प्रूव करना है। 2 लाइन का प्रूफ है, मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। ओके, समझाने से पहले आपको एक चीज़ और बता दें कि अगर हम एक 2 डायमेंशनल स्पेस को हम 3 वेक्टर से अगर हम जनरेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें कोई भी एक वेक्टर, हमारे केस में C है, वेक्टर रिडंडेंट है, मतलब हम उसको अगर हटा भी देंगे, हमारे केस में हमारे केस में ये थर्ड वेक्टर है ये वाला, क्योंकि इसका जो कॉफिशिएंट जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो 0 आ गया है। तो ये जो बाकी वेक्टर्स हैं n के अलावा वो सारे रिडंडेंट होते हैं। अगर जनरेटर n वेक्टर्स की, अगर जनरेटर्स में वेक्टर्स की संख्या n से ज़्यादा है तो वो जो ज़्यादा संख्या है n से, वो सब रिडंडेंट वेक्टर्स हैं, उनको हटाया जा सकता है। ओके, तो अब हम आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। ओके, अब हमने माना कि v को हमने जनरेट कर लिया n+1 और मोर वेक्टर से, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने इसको n+r वेक्टर से जनरेट कर लिया v को। ओके, अभी किया हमने, अभी इसी क्वेश्चन में। इसका मतलब ये है कि जो r वेक्टर्स हैं ये सब रिडंडेंट है। ओके, ये सब रिडंडेंट है। तो इन रिडंडेंट वेक्टर्स को हटाकर जो हमारे पास जो वेक्टर बचते हैं, जो हमारे लिए एसेंशियल है किसी भी वेक्टर को इन बचे हुए वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस करने के लिए, उनकी संख्या है n। ओके, इसका अर्थ ये है कि ये जो वेक्टर स्पेस v है, दिस कैन नॉट बी जनरेटेड बाय फ्यूअर देन n वेक्टर्स। n वेक्टर्स तो हमको चाहिए ही चाहिए, क्यों? क्योंकि ये n वेक्टर्स हमारे लिए बेसिस का काम कर रहे हैं। ओके, और बेसिस कभी भी n से छोटी नहीं होती है। द पॉइंट इज क्लियर। सो वी हैव प्रूव दैट v कैन नॉट बी जनरेटेड बाय फ्यूअर देन n वेक्टर्स। ओके, सो गो अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले ये आपके सामने सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का, जो टाइप रिटन है। ये पहले पार्ट का सोल्यूशन है, पहले पार्ट का। ओके, और ये जो है ये सेकंड पार्ट का सोल्यूशन है। ओके, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके सामने टाइप्ड है। ओके, सो नाउ लेट अस सी दिस 36 क्वेश्चन। शो दैट द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और प्रूव करना है कि वो एक प्लेन पे लाई करते हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री का जहाँ तक सवाल है तो ऑब्वियसली ये 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम वेक्टर स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। ओके, अब अगर ये 3 वेक्टर्स एक प्लेन पे लाई करते हैं, इसका मतलब ये है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। अब इसको मैं लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करने के लिए मैं इनका कॉम्बिनेशन बना लेता हूं। तो 3 स्केलर्स a b c के लिए मेरे पास हर हालत में इस तरह से होगा। ओके, और अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो हमें a b c की नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी। पॉइंट इज क्लियर। अगर एक्सक्लूसिवली हमको ए बी सी की जीरो वैल्यू मिलती है, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0, द ओनली सोल्यूशन, देन ऑब्वियसली ये 3 जो वेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन अगर हमें नॉन जीरो वैल्यू मिलती है देन दे आर डिपेंडेंट। ओके, अब ये हो गया निश्चित रूप से
2a प्लस b प्लस 7c इक्वल टू 0, 3a प्लस 2b प्लस 0c इक्वल टू 0 और 5a प्लस 3b माइनस c इक्वल टू 0। ओके, और इसको मैंने इस तरह से लिख लिया। ओके, ठीक। अब मेरे सामने ये मैट्रिक्स है, मुझे इसका रो रिडक्शन करना है, मुझे इसका रो रिड्यूस फॉर्म निकालनी है। ओके, अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक सलाह देनी है कि जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए, आप सामान्यतः ये जो पहला वाला वेक्टर है उसको वो वेक्टर लीजिए जिसमें आपको पहला कोऑर्डिनेट 1 हो। इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत सरल हो जाएगी। तो मैं इसी क्वेश्चन को रिराइट करता हूँ, और मैं इसमें इसको पहला वेक्टर लेता हूँ, इसको। ओके, तो मेरे सामने ये हो जाएगा फॉर सम पी क्यू आर, पी 1 2 3 प्लस क्यू, इसको दूसरा ले लेते हैं, -2 3 5 प्लस आर 7 0 -1 इक्वल टू 0। अब आप ये देखिए कितना सरल हो जाएगा ये, कि अभी हमारे पास हो गया p -2q प्लस 7r बराबर 0। दिस इज 2p प्लस 3q प्लस 0r इक्वल टू 0। देन इट इज 3p प्लस 5q minus r equal to 0. Okay, and then this becomes 1 2 3, okay, -2 3 5 and 7 0 -1. Okay, and this is p q r, okay, 0 0 0. Point is clear? Okay. अब आप ये देखिए कि ये जो वेक्टर थे, ये जो 3 वेक्टर्स थे, ये अपने अपने कॉलम फॉर्म में आ गए। तो बेसिकली हमको कॉलम स्पेस वर्कआउट करना है, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं पहले भी। ओके, सो अब इसमें हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाते हैं। R2 becomes R2 minus 2R1 and R3 becomes R3 minus 3R1. Okay, and then we have 0 7 minus 14 0 11 minus 22. Okay, एंड फाइनली अब मैं लिख नहीं रहा हूँ रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो बहुत सिंपल है अभी ये, क्योंकि 7 2 7 को -2 से गुणा करेंगे -14 और 11 को -2 से गुणा करेंगे -22। ओके, तो मैं इसको सीधे लिख लेता हूँ 0 1 -2 0 0 0। ओके, अब इससे ज़्यादा हम इसको और फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक, इससे ज़्यादा और रिड्यूस नहीं हो सकता। तो अब हमारा इसमें कंक्लूजन क्या निकला, इसको ये दिखाने के लिए कि ये एक प्लेन पर है। ओके, 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके समझाता हूँ। तो अब ये एचलॉन फॉर्म में है, तो एचलॉन फॉर्म में होने से बड़ा हमको इसमें बहुत क्लियरली ये दिख रहा है कि इसमें एक रो जो है 1 रो इज़ ए 0 रो। ओके, इसका मतलब ये है कि इससे बनने वाले स्पेस की जो डायमेंशन है वो 2 है। इससे बनने वाले स्पेस की डायमेंशन 2 है। अब जो 2 डायमेंशन वाला जो स्पेस होता है ऑब्वियसली वो एक प्लेन होता है। तो इस तरह से एक तरीका तो ये हुआ कि ये एक प्लेन प्रूव हो गया। ओके, दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका भी बहुत सरल है। इससे जो इक्वेशंस हमको मिलेंगी वो हुई p -2q plus 7r equal to 0 and q -2r equal to 0। ओके,
ऑब्वियसली आर फ्री वेरिएबल है। ओके, आर फ्री वेरिएबल है और हमारे पास यहाँ पर 3 वेरिएबल है पी क्यू आर, और आर फ्री वेरिएबल है तो बेसिकली पाइवट वेरिएबल हमारे पास 2 हैं। इसका मतलब ये 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। इसका अर्थ ये है कि ये एक प्लेन है। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने में ऑब्वियसली q इज इक्वल टू 2r। ओके, तो चूंकि q फ्री वेरिएबल है तो q की हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ओके, जब हम q की कोई भी वैल्यू लेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंगली हमको r की भी वैल्यू मिलेगी, कॉरस्पॉन्डिंगली हमको p की भी वैल्यू मिलेगी। तो पॉइंट इज वेरी क्लियर। अब हमको इसमें p q r की नॉन जीरो वैल्यूज मिल गई, नॉन जीरो वैल्यूज। ओके, तो जब मैं यहाँ पर नॉन जीरो वैल्यूज रखूंगा यहाँ पर, तो इससे ये एस्टेब्लिश होगा कि जो कॉम्बिनेशन मैंने बनाया था लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर से। ओके, तो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर से इसका मतलब, और चूंकि ये 3 वेक्टर थे तो ये एक प्लेन पर लाई कर रहे हैं। ओके, प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज अवर 37th क्वेश्चन और इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन। Describe the column spaces, planes or lines of the following 3 particular matrices A, B, C। तो ये particular instances दिए गए हैं कॉलम स्पेस के। ओके, तो जो पहला इंस्टेंस है इसमें हमारे पास 2 कॉलम वेक्टर हैं 1 0 0 2 0 0। तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर हुए वो हुए 1 0 0 एंड 2 0 0 ऑब्वियसली, है ना। तो चूंकि ये पर्टिकुलर इंस्टेंस है तो इसकी जो डेफिनेशन हुई वो हुई x 0 0, जहां पर x अपनी वैल्यूज चेंज करता रहेगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉलम स्पेस बता रहा है इस मैट्रिक्स से जो रिप्रेजेंटेड है वो है ऑब्वियसली x एक्सिस। ओके, क्लियर। सो नेक्स्ट इज b 1 0 0 0 2 0। तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर्स का वो है 1 0 0 एंड 0 2 0। तो इसको जो हम डिफाइन करेंगे वो इस तरह से करेंगे x y 0। ऑब्वियसली दिस इज x y प्लेन। इससे जो वेक्टर स्पेस हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके, और अब यहाँ पर आते हैं 1 2 0 एंड 0 0 0। ओके, इससे जो रिप्रेजेंट होता है वो है x 2x 0। ओके, मीन्स दिस इज स्ट्रेट लाइन ऑफ वेक्टर्स। ओके, सो विद दिस क्वेश्चन द क्लास इज कंप्लीटेड ऑफ टुडे, और अगली क्लास में वेक्टर स्पेस पर ही 11th क्लास में हम मिलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग।